Hello and welcome back to Anurissa's Login. And in this part 2 video on avoidable transactions, we are dealing with the undervalued transaction. पार्ट 1 में हमने प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में बात की थी, जो कि अवॉइडेबल ट्रांजैक्शन की ही एक कैटेगरी थी. इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बाकी की कैटेगरीज के बारे में, अंडर वैल्यूड ट्रांजैक्शन एंड एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में, जो कि दूसरी दो कैटेगरीज है अवॉइडेबल ट्रांजैक्शंस के लिए. अगर आपको इस कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से समझना है तो प्लीज़ पार्ट 1 वीडियो को पहले देखें, क्योंकि वहाँ पे मैंने दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया है, जो कि रेलेवेंट टाइम पीरियड के बारे में बात करता है एंड रेलेवेंट टाइम पीरियड विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड एंड नॉन रिलेटेड पार्टीज़. तो जो टाइम पीरियड की हम बात कर रहे थे प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस में, कि अगर ट्रांजैक्शन ऐसा है जब रिलेटेड पार्टीज़ के बीच में यानी कि कॉर्पोरेट डेटर ने रिलेटेड पार्टी के साथ में ऐसा ट्रांजैक्शन किया है CIRP प्रोसेस एंड उससे पहले 2 साल इस ड्यूरेशन के बीच में अगर किया है तो हम उसको प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन में मानेंगे. ऐसे ही अंडर वैल्यूड ट्रांजैक्शन में भी वही टाइम पीरियड यहाँ पे भी लागू होता है. ऐसे ही नॉन रिलेटेड पार्टीज़ अगर इन्वॉल्व हैं तो उनके केस में 1 ईयर का टाइम पीरियड फ्रॉम द टाइम व्हेन CIRP हैज़ टू बी इनिशिएटेड. तो जो कंसेप्ट रेलेवेंट टाइम पीरियड का प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस में अप्लाई हो रहा था, वही वाला टाइम पीरियड हमने अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन में भी अप्लाई करना है. अब आते हैं कि अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं. तो जहाँ पे कॉर्पोरेट डेटर ने कोई गिफ्ट कर दिया है, ऑब्वियसली कंपनी की प्रॉपर्टी है जिसको गिफ्ट कर दिया गया है टू एनी पर्सन, या फिर जो एसेट्स का ट्रांसफ़र हुआ है वो उस कंसिडरेशन पर हुआ है जो मार्केट वैल्यू से सिग्निफिकेंटली बहुत कम है, और साथ में ऐसा ट्रांजैक्शन तब हुआ है जब ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है, और साथ में ये पूरा जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये एक रेलेवेंट टाइम पीरियड के दौरान ही हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये अंडर वैल्यूड ट्रांजैक्शन है. उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल हमने इस तरीके के एग्जांपल्स ऑलरेडी प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन में भी देखे थे, दैट में इवन फॉल अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन ऑल्सो. कि सपोज करो कि जैसे कंपनी का जो प्रमोटर है यानी कि जो कॉर्पोरेट डेटर है, उसने अपने ही बेटे की जो कंपनी थी या सपोज करो NGO थी, उसको ही कंपनी के ही कुछ एसेट्स, कुछ अमाउंट से 4 करोड़ ऑफ एसेट्स या इतना जो इंटरेस्ट था वो उस NGO के नाम गिफ्ट कर दिया. सो दिस इज़ एन अंडर वैल्यूड ट्रांजेक्शन. अंडर वैल्यूड इसलिए क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं लगाई गई, गिफ्ट में तो कंसिडरेशन होता ही नहीं है. अगर बेटे को आप भाई जो कॉर्पोरेट डेटर है या डायरेक्टर है या प्रमोटर है, उसने अपने बेटे को, अपने स्पाउस को अगर कोई अमाउंट गिफ्ट कर दिया है तो गिफ्ट में तो कंसिडरेशन होती नहीं है, वहाँ से तो कुछ आएगा ही नहीं वापस. तो यहाँ तो कोई लेन देन हुआ ही नहीं था, क्रेडिट तक नहीं लिया था कोई, वहाँ पे तो लोन तक नहीं लिया गया था, यहाँ तो वन साइडेड पूरी तरीके से गिफ्ट कर दिया गया. ये है अंडर वैल्यूड ट्रांजैक्शन. एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो कंपनी का जो डायरेक्टर है उसने क्या किया, अपने ही एक्चुअली जो मार्केट वैल्यू एक प्रॉपर्टी थी उसके हाथ में, उस जो कंपनी की प्रॉपर्टी है, तो इस कॉर्पोरेट डेटर ने बेसिकली क्या किया, जो कि एक्चुअली दी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है, इसने इसके हाथ में थी अभी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी. तो इसने ये जो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है ये इसने अपनी वाइफ के नाम कर दी. 100 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन था इसने वाइफ को दे दिया, और वाइफ से कहा कि आप भी ट्रांजैक्शन कर दो, आपके भी नाम में एक प्रॉपर्टी और है जिसका अमाउंट है सिर्फ 20 करोड़. तो यहाँ पर क्या हुआ कि वाइफ से इसने इस ट्रांजैक्शन में 20 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली कंसिडरेशन में, सो कॉल्ड कंसिडरेशन. लेकिन ये आप देखिए मार्केट वैल्यू से कितनी कम कंसिडरेशन है. 100 करोड़ की प्रॉपर्टी जो कंपनी की थी वो इसने क्या किया है, बेसिकली ये वाइफ को ट्रांसफ़र कर दी. तो इस केस में दिस कॉर्पोरेट डेटर हैज़ ट्रांसफर्ड टू हिज ओन वाइफ क्या 100 करोड़ की प्रॉपर्टी टू वाइफ, और वाइफ की जो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उसके एक्सचेंज में ये 20 करोड़ की प्रॉपर्टी खुद ले ली. तो ये आप खुद देखिए कि ये अंडर वैल्यूड ट्रांजैक्शन है, एंड दिस इज नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एंड प्लस दिस एंटायर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन टेकन विद इन दैट रेलिवेंट टाइम पीरियड. जो हमने बात की थी कि अगर ये रिलेटेड पार्टी है तो 2 इयर्स देखना पड़ेगा, और अगर वाइफ ना होकर कोई नॉन रिलेटेड पार्टी के रेस्पेक्ट में होता तो हम 1 ईयर का टाइम पीरियड देखते हैं. अगर इस तरीके की ट्रांजैक्शन में एंटर किया जा रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज एन अंडर वैल्यूड ट्रांजैक्शन.
कई बार होता क्या है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या फिर लिक्विडेटर अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इस बारे में इन्फॉर्म नहीं करता है तो उन केसेस में जो क्रेडिटर है या फिर मेंबर है ऑफ द कंपनी या फिर पार्टनर है, इन केसेस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ये लोग भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट चीज़ है इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में भी जैसे हमने प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस में पढ़ा था वैसा ही लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई थी बाय द कॉर्पोरेट डेटर दूसरे व्यक्ति को, तो वो वापस मिल जानी चाहिए। इस चीज़ का ऑर्डर पास किया जा सकता है, प्रॉपर्टी सो ट्रांसफर टू बी वेस्टेड इन द कॉर्पोरेट डेटर, या जो सिक्योरिटी ट्रांसफ़र की गई थी या सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था उसको भी वापस रिलीज़ कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, या रिक्वायर एनी पर्सन टू पे सच अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द बेनिफिट्स रिसीव्ड, यानी कि जो बेनिफिट्स रिसीव किए गए हैं ड्यूरिंग दिस ट्रांजैक्शन वो भी कॉर्पोरेट डेटर को वापस करने पड़ेंगे, या रिक्वायर द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट। सो दीज विल बी द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अंडरगोइंग द अंडरवैल्यूड ट्रांजैक्शंस। सो यहाँ पे ऐसे केसेस में ऐसे लिक्विडेटर्स या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जिसने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इस फ्लॉ के बारे में नहीं बताया, देन IBBI उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शंस भी ले सकता है, यानी कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट की जा सकती हैं। Now for the extortionate credit transactions, we will be looking for or we will be seeing those transactions in our next video. For the timing, I hope you have been able to understand the undervalue transaction in this video. Thank you so much for watching this video.